चलिए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सभी जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं आरके झा आपको रीजनिंग गाइड करूंगा, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको बीएसएससी और एईडीओ में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन रहेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इस बैच में देने जा रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम पढ़ें कैसे, कैसे स्टार्ट हम करें। जब किसी एग्जामिनेशन का हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये दिमाग में रखना होगा कि हमसे पूछा क्या क्या जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है उसमें और कैसे पढ़ना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी हमको संपूर्ण जानकारी है तो हमारे लिए तैयारी करना किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और जैन रोजगार क्लासेस हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि आपको वो सारा चीज बताया जाए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और खास करके बिहार का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा लीक से हट के होता है, जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस से भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसकी भी चर्चा हम आगे आने वाले क्लासों में हम करेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी पढ़ें पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ें और पूरा पढ़ें, तभी हम क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी देंगे। अब यह है कि हम क्या पढ़ें इसमें। अगर एईडीओ की तैयारी करनी है, बीएसएससी की तैयारी करनी है, आपको पता ही है कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है ये आपका, यानी एक ही आपको एग्जाम देना है 100 नंबर का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है। और ये बहुत वाइटल सेक्शन है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बीएसएससी है आपको, इसमें आपका क्या है, बिहार जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी आपका जो होगा वह क्या होगा, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होंगे। और वो सारे क्वेश्चन होंगे जो हम तक अभी तक पूछा जा रहा था और हम तक पहुंचा है वो क्वेश्चन। अब यहां पर भी हम लोग जब देखेंगे दोनों के सिलेबस में बहुत सारा चीज कॉमन है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे हम कि हम जब पढ़ेंगे तो प्रत्येक चैप्टर का वो क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, जो थोड़ा सा लीक से हटकर पूछा जाता है, उसको भी ध्यान देंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हम बताएंगे आपको। तो यहां पर संपूर्ण तैयारी आपको जैन रोजगार क्लासेस में करवाई जाएगी। और उसके लिए जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहां से, तो हम आपको असाइनमेंट देंगे ही, क्वेश्चंस तो देंगे ही। लेकिन अगर बुक कोई रीजनिंग में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा ही जो है वो लिखी गई पुस्तक है जो बहुत ही पॉपुलर है। और अरियंत प्रकाशन से आपको ये पुस्तक आती है हिंदी में, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। बहुत अच्छी बुक है। इसमें वो सारे चीज मिल जाएंगे जो आप ढूंढना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप खोजना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। तो जो आपको बेहतर लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा सजेशन है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आपको ये बुक लेना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ये हमने एक आपको सजेशन दिया कि ये दोनों बुक जो अरियंत प्रकाशन से आती है रीजनिंग में, हमने वो सारे चीज डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मेरा लाइव क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल ही रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले आज जो है वो सिलेबस की चर्चा करें कि हमको पढ़ना क्या क्या है और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम जब भी पढ़ें हम तो क्या पढ़ेंगे। तो रीजनिंग को 2 सेक्शन में बांटा गया है।
एक वर्बल रीजनिंग, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भाषिक। क्या कहेंगे हम? भाषिक। और हमारा क्या हो जाएगा? भाषिक का मतलब होता है वर्बल, यानी भाषा से संबंधित। यानी रीजनिंग आपका दो प्रकार का हुआ, एक भाषिक हो गया और दूसरा अभाषिक हो गया। भाषिक का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में उसको वर्बल कहेंगे। अभाषिक जो होगा, यानी जिसमें भाषा बिल्कुल नहीं हो, उसको कहते हैं अभाषिक, यानी नॉन वर्बल, जिसमें भाषा नहीं हो। तो सबसे पहले आप जो मेरा चैप्टर है वो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। जब आप बीएसएससी का क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, या बीपीएससी का, बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, और एक चीज हम यह कहना चाहेंगे आपसे कि तैयारी जब करें तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो या दरोगा के मेंस में भी क्वेश्चन आता हो, वो सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ें और सभी क्वेश्चंस को आप देखें, तो आपके मन में जो है आपको एक फ्रेम आ जाएगा कि हमको इस प्रकार से तैयारी करनी है और ये हमको पढ़ना है। तो जब आप देखेंगे कि जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें जब आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन होता क्या है, कोड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग है क्या, और ये सबसे कॉमन चैप्टर है, और ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको 1 से 2 प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। तो कोड का अर्थ होता है कूट भाषा। तो यानी कोडिंग इज दैट प्रोसेस ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर और रिसीवर विदाउट थर्ड पर्सन नोइंग इट। यानी कोड जो है वह डिकोड को मैसेज भेजता है, और डिकोड उसको जो रिसीव करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। अब सिंपल सा अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, है ना। अब एक क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं, एक लिखे हम मनीष, है ना। अब इसको डिकोड अगर किया गया तो इसको किया गया O C P K U J। तो आपसे कहा गया कि आप उसी सांकेतिक भाषा में आप सोहानी का कोड क्या होगा। मनीष का कोड जो है आपका OCPKUJ है, तो सोहानी का कोड क्या होगा, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो हम सबसे पहले अल्फाबेट के पोजीशन को याद करते हैं, और अल्फाबेट का पोजीशन जो है फ्रॉम A to Z कितना होता है? 26 लेटर होता है। कितना होता है? 26 लेटर होता है। और 26 लेटर में आपको क्या करना है कि एक दूसरे का पोजीशन, जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, K का P, L का O, M का N, ये आपको याद रखना होगा। बहुत ही कॉमन है, बहुत सारा एब्रिविएशन भी बनाया हुआ है, बहुत सारा ट्रिक है। तो वैसे ट्रिक पर ना जाएं जो आपको हमेशा मेमोरी में लाना पड़े। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये याद रखना होगा उसका अपोजिट, अल्फाबेट पोजीशन और उसका अपोजिट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पी का पोजीशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए 16 होता है। के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। जब दोनों का जोड़िएगा, पी का 16, के का 11, दोनों अपोजिट होता है। दोनों का जब सम कीजिएगा तो वह होता है 27। तो जब 2 लेटर का सम 27 हो तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है।
इसको ध्यान में रखना है। अब वहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हमको अपोजिट याद हो गया, पोजीशन याद हो गया, तो रीजनिंग का 5 ऐसा चैप्टर है जिसको बिना कलम चलाए सॉल्व कर सकते हैं। वो चैप्टर कौन कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग है आपका, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है आपका, इंग्लिश अल्फाबेट है और सीरीज है। और ये पांचों चैप्टर मिला के आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर ये हम याद कर लेते हैं और इसके बेस पर अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कलम भी नहीं चलेगी और क्वेश्चन भी कम समय में हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमको यही ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पास करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा, तो निश्चित है कि स्पीड भी आपका आ ही जाएगा। और ये सारे चीज अगर आपके पास आ गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके रिजल्ट को रोक सकता है। रिजल्ट आपका होना ही होना है। तो इस जज्बे को बनाकर और हमको प्रिपरेशन करना है। और जैन रोजगार क्लासेस आपको पूरा साथ देगा, आपको पूरा बताएगा कि कैसे आप कम समय में बेहतर से बेहतर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और टू दी पॉइंट पढ़ सकते हैं। बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्या है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया, अब ये एग्जाम्पल अगर ये दिया हुआ है तो अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो नंबर अगर याद है आपका तो m का 13 होता है, 13 में 2 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। a का 1 होता है, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। n का 14 होता है, 14 में 2 जोड़ देंगे 16 होगा। i का 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। s 19 में 2 जोड़ेंगे 21 u होगा। h 8 में 2 जोड़ेंगे 10। यानी आपका 2 क्या किया, प्लस कर दिया। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, तो अगला भी 2 ही जुड़ेगा। 19 2 कितना हो गया, 21 हो गया। 15 2 कितना हो गया, 17 हो गया। 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 1 2 3 हो गया। 14 2 16 हो गया। 9 2 11 हो गया। कितना आसान है। तो न कलम चला न उंगली चली, केवल क्या चला, दिमाग चला। और ये अगर अप्रोच है तो हम समझते हैं कि आपसे बेहतर प्रिपरेशन कोई नहीं कर रहा होगा, है ना। तो इस अप्रोच को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारा टाइप है, डिजिट बेस्ड है, कंडीशन बेस्ड है, लेटर बेस्ड है। तो ये सारा डिस्कशन हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग की हम चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ क्या होता है, सम संबंध। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सम संबंध। यानी एक का रिलेशन जो दूसरे से होगा, तीसरे का रिलेशन चौथे से होगा। अगर हम कहते हैं कि एक मार्कर का संबंध जो बोर्ड से है, वही संबंध एक कलम का किससे होगा, तो आपको पता है कि मार्कर से हम बोर्ड पर लिखते हैं, तो एक कलम से किस पर लिखेंगे, हम कॉपी पर लिखेंगे। तो ये सेम टाइप का जो रिलेशन हुआ, इसी को हम एनालॉजी कहते हैं। लेटर से भी रिलेटेड आता है। अगर मान लिया जाए ऐसा अगर आपको आ गया कि यहां पर आपको इस प्रकार का दिया गया है, इस प्रकार का संबंध आप देखते हैं, तो अगला क्या होगा, आता है ऐसा प्रश्न। सब आपका अल्फाबेट पोजीशन पर है और अपोजिट अगर आपको याद है। चलिए दिलीप जी हैं, चलिए सबको गुड आफ्टरनून।
तो यहां देखिए क्या है कि m का अपोजिट n हो गया और o का अपोजिट l हो गया। अगर आपको याद है तो c का अपोजिट x हो जाएगा और d का अपोजिट w हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एनालॉजी से ये तय जान जाइए 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह भी याद रखें हम लोग, अभी एनालॉजी में एक क्वेश्चन डिजिट बेस्ड का आता है। अब जैसे दिया रहेगा इस प्रकार का ये दिया रहेगा, अब इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करके आपको ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन को में देखना है कि जो लॉजिक यहां पर है वह लॉजिक किस ऑप्शन में है। डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो एक समझाने के लिए पैटर्न क्या है। और ऐसा क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जामिनेशन अभी नहीं है जिसमें इस प्रकार का एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब जब आप देखेंगे तो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है सेंट्रल एसएससी में और रेलवे में पूछा गया है। 25 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन, तो हमारा तो 50 क्वेश्चन है। तो निश्चित तौर पर जाने इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। क्या लॉजिक हो सकता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कैलकुलेशन आपको आते रहना चाहिए। 5 into 4 करेंगे तो 20 है, प्लस 5 करेंगे 25 हो गया। 8 into 5 करेंगे, यहां 4 किए, यहां पर 5 किए, 40 हो गया। और दोनों को जोड़ दीजिए आप, है ना, तो कितना हो गया? 48 हो गया। तो ये लॉजिक आपको दिए गए ऑप्शन में भी आपका क्या होना चाहिए? दिया रहना चाहिए। बाबू क्लास आपका समय पर ही है और समय जो आपका है वो 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2 है। ये टाइम को ध्यान में रखें और शेड्यूल समय जो दिया गया है उसी समय पर आपका क्लास चलाया जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रख के क्लास को अटेंड कीजिए। तो ये आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एनालॉजी में पूछा जाएगा। डिजिट से भी रिलेटेड रहेगा, लेटर से रिलेटेड रहेगा, वर्ड से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा। तो 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इससे पूछा जाएगा। फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। यानी यह भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि कौन सा डिफरेंट है। जो लॉजिक दिया रहेगा उस लॉजिक से डिफरेंट कौन है। अब मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस प्रकार का ऑप्शन दें, ये दिया हुआ अगर हो कि हमारा क्या हो सकता है और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या होगा। अब ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में सबसे डिफरेंट हमारा क्या है। क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? विजातीय, छांटना। अगर 4 ऑप्शन है आपको तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होगा, विकल्प जो होगा, वह एक लॉजिक बेस्ड होगा
और एक जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो लेटर से रिलेटेड पूछता है, वर्ड से रिलेटेड भी पूछता है, और डिजिट से भी रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। तो यहां पर देखिए कि सब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। सी का अपोजिट एक्स है, के का अपोजिट पी है, भी का अपोजिट है, आई का आर है, लेकिन कोई एक तो अलग होगा। क्या हो सकता है? तो अब देखिए यहां पर सी एक्स पहले छोटा लेटर है, यानी सी का पोजीशन कम है, 3 है, इसका 24 है, ये 11 है, ये 16 है, लेकिन यहां पर आपका 22 है तब 5 है, यहां पर 9 है और 18 है। तो बाद में बड़ा पोजीशन का लेटर है और पहले छोटे पोजीशन का लेटर है, तो सबसे डिफरेंट जो है वो आपका कौन है, सी है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ऐसा आपका लेटर में भी रहेगा, वर्ड में भी रहेगा और डिजिट में भी रहेगा। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ विजातीय, यानी क्लासिफाई करना, अलग कर देना। जो 4 है उसमें 3 से डिफरेंट जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन से है। फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन। अब ये वर्ड फॉर्मेशन जो है ये क्या है, तो वर्ड फॉर्मेशन में होता है कि शब्दों की संरचना, कि अगर मान लिया जाए कि अगर एक वर्ड दे दिया जाए ADEL, इस चारों लेटर को मिलाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। 4 लेटर दिया और कहा कि चारों को मिलाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो थोड़ी सी अंग्रेजी भी आनी चाहिए आपको। और ऐसा प्रश्न होता है जो कॉमन हम लोग दैनिक जीवन में उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का वर्ड भी आता है जिसको आप जानते हैं। अब जैसे ADEL से वर्ड क्या क्या बन सकता है, एक डील बन सकता है, यानी समझौता करना, अर्थपूर्ण शब्द बोला है। लीड हो गया, नेतृत्व करना, और एक वर्ड और बनेगा डेल, यानी घाटी। डेल मीन्स क्या हो गया, घाटी हो गया। तो इस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन में आपको वर्ड को दिया जाएगा कि आपको 4, 5, 6 लेटर दिया जाएगा, कौन वर्ड बनेगा आपका। 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है वर्ड फॉर्मेशन में। एक रहेगा कि कोई वर्ड आपको दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा वर्ड इस लेटर से बन सकता है। मान लिया जाए आपको इंटरनेशनल वर्ड दे दिया, अब इंटरनेशनल 4 ऑप्शन दे दिया, नेशनल दे दिया आपको, नाइट दे दिया, है ना। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दे दिया और इसमें पूछा कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, और दूसरा देगा कि कौन सा वर्ड बन सकता है, यानी वह जो मेन वर्ड दिया गया है उस वर्ड से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन वर्ड बन सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। ये एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर SSC यानी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछेगा ही। तो ये कॉमन सेंस है, बहुत आसान है। अगर हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लें, हर क्वेश्चन के टेक्निक को अगर समझ लें, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो वर्ड फॉर्मेशन में भी आप यह जान जाइए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये याद रखें। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको कि कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है पूछेगा। फिर है आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, है ना, यानी इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक आपको डिक्शनरी ऑर्डर पर रहेगा। अब इसमें दे देगा, जैसे एक वर्ड दे दिया आपको प्लेयर, है ना, एक दे दिया प्लेस,
प्लेन और ये भी दे दिया प्लेन। ये 4 वर्ड आपको दे दिया। अब 4 वर्ड में कहा कि आप जब डिक्शनरी ऑर्डर पर इसको आप सजाएंगे तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो दूसरे स्थान पर आएगा। तो आप प्यारे बच्चों, आपको पता है डिक्शनरी देखने के लिए, है ना, आप डिक्शनरी जो है वह देखने आपको आता है। तो क्या कीजिएगा, यहां पर PLA सब में कॉमन है, देख रहे हैं PLA, लेकिन यहां पर A के बाद C है तो पहला पोजीशन पर यही वर्ड आएगा, प्लेस, है ना। अब यहां भी PLA है, यहां भी PLA है, यहां भी है, तो यहां पर A है, यहां भी है, यहां N है, यहां I है, तो दूसरे स्थान पर प्लेन हो गया, PLAIN हो गया, है ना। तीसरे स्थान पर A के बाद N है, तीसरे स्थान पर ये हो गया, और चौथे स्थान पर Y है, तो ये 4 हो गया। तो इस प्रकार से डिक्शनरी ऑर्डर पर हम लोग क्या करते हैं, को वर्ड को अरेंज करते हैं। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं, बस जरूरत इस बात की है कि आप कितना क्विक रहते हैं। कभी भी एग्जामिनेशन जान जाओ बाबू कि वो नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, टेस्ट इसका होता है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद इन टाइम, यानी आपका जो है टाइम मैनेजमेंट कैसा है, इस पर निर्भर करता है। तो हर क्वेश्चन आप जानते हैं। और एक चीज और बता देते हैं, क्वेश्चंस जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आपको नहीं आते रहता। चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन से आपको मुलाकात आपको हुई रहती है, लेकिन होता क्या कि हमारा प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण, लेक ऑफ नॉलेज यानी लेक ऑफ कंसेप्ट के कारण जो है क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, बन नहीं पाता है। पढ़ाई हमेशा 2 प्रकार का होता है, ये हमेशा हम बच्चों को बताते हैं, ऑफलाइन में भी हम लोग, कि एक होता है क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई, कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया और उसको डिस्कस कर दिया गया, और एक होता है कॉन्सेप्ट प्लस आपका क्वेश्चन। तो अगर कॉन्सेप्ट है उसके बाद क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही आपको क्या करता है, एग्जामिनेशन को पास कराता है, वही आपके एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन करता है। तो यहां पर देखिए प्लेयर प्लेस ये हो गया। अब एक और इसमें टाइप आता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब आपको दे दिया नियुक्ति पत्र, दे दिया, है ना, उसके बाद आपको दे दिया कि आपका चयन हो जाएगा, है ना, फिर फॉर्म भरने का दे दिया। तो इस प्रकार का 4-5 वर्ड, या ऐसा भी ले सकते हैं, बीज हो गया, तना हो गया, आपका फल हो गया, फूल हो गया, पत्ता हो गया। तब इसको वर्ड में कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले बीज होगा, तब पौधा होगा, तब तना होगा, तब पत्ता होगा, तब आपका फूल होगा, तब आपका फल होगा। तो एक ऑर्डर जो आपका वर्ड का है, एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जाता है, और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आपका जो चैप्टर है, ये सब चैप्टर को हम लोग ध्यान रखेंगे, और हर चैप्टर को फिर हम कंसेप्ट वाइज डिस्कस करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग चले। अब आपका आता है सीटिंग अरेंजमेंट। ये सीटिंग अरेंजमेंट है क्या, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये याद रखिए कि आपके एग्जामिनेशन में 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठने की व्यवस्था, कि बैठने की, तो यहां पर केवल आपको बैठाएगा नहीं, यहां खड़ा भी रख सकता है आपको, लेकिन उसका एक सिस्टम होगा जिसको हम क्या कहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। इसका नाम क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठने की व्यवस्था। अब यहां पर सिंपल है, एक आपका सिंगल रो से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा,
तो अगर सिंगल रो है आपका तो यहां पर जो है आपका क्या है कि एक आपका इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए जेड, तो ये हो गया लेफ्ट, ए के तरफ से चलेंगे तो, और जेड के तरफ से क्या हो जाएगा राइट, यानी ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, यानी ए के तरफ से चलेंगे हम तो ये हो जाएगा बायां, और जेड के तरफ से चलेंगे तो हो गया दायां। अब यहां कंफ्यूजन बहुत है। अब रहता है कि 5 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब हमारे दिमाग में तुरंत डायरेक्शन आ जाता है, उत्तर किधर है, दक्षिण दिशा दिया तो दक्षिण देखने लगते हैं, पूरब दिशा दे दिया तो पूरब देखने लगते हैं, पश्चिम दिया तो पश्चिम देखने लगते हैं। तो कभी भी ऐसे प्रश्न में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी डायरेक्शन दिया हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमेशा अपने कंसेप्ट को ये बना के रखिए कि हमेशा लेफ्ट जो होगा वह ए के तरफ से ही होगा और हमेशा राइट जो होगा वह किधर से होगा, जेड के ही तरफ से होगा। ये कभी जीवन में चेंज नहीं हो सकता है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ए के तरफ से लेफ्ट होगा और जेड के तरफ से आपका क्या होगा राइट होगा, है ना। इसको चेंज नहीं करेंगे चाहे कोई भी डायरेक्शन दिया हो। चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल चर्चा करेंगे। डबल रो अगर है आपका तो एक अगर आपका क्या है कि लेफ्ट है तो सामने वाला राइट और ये राइट है तो सामने वाला लेफ्ट होगा। मान लिया जाए कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं तो आपका जो लेफ्ट होगा वो हमारा क्या होगा राइट होगा। अब आपका जो राइट होगा वो हमारा क्या होगा लेफ्ट होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम और आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं फेस कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति या दो रो जब आमने सामने होता है तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। आपका जो लेफ्ट होगा वो सामने वाले का राइट होगा और सामने वाले का जो राइट होगा वो आपका क्या होगा लेफ्ट होगा। तो इस कंसेप्ट में आपको देखना है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपका सर्किल का है क्वेश्चन कि अगर क्लॉकवाइज है तो ये लेफ्ट है तो ये आपका क्या हो गया राइट हो गया। ये अगर दायां है तो ये आपका क्या हो गया बायां हो गया। स्क्वायर टेबल हो, लेफ्ट है राइट है, हेक्सागोनल पंचागोनल कुछ भी है, लेफ्ट है राइट है। ये सारा कंसेप्ट हमारा जो है वो बना हुआ है और जहां पर पोजीशन को फिक्स करें लेफ्ट या राइट, क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट से आपको पूछे जाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल इसकी हम चर्चा करेंगे। अगला चैप्टर है आपका रैंकिंग सिस्टम। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लिया जाए एक क्लास में आपका 40 बच्चे हैं और ए का पोजीशन ऊपर से 20वां है तो ए का नीचे से कितना होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मैथमेटिकल बेस्ड और एक लैंग्वेज बेस्ड, और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर टोटल बच्चा 40 है आपका और ए का टॉप से 20 है तो ए का बॉटम से कितना होगा। तो क्या करते हैं हम कि टोटल में उसके एक तरफ के बच्चे को माइनस करके +1 कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि हमने +1 किया क्यों। एक सवाल -1 का भी आता है। तो +1 इसलिए किया जाता है क्योंकि टोटल बच्चे में ए का पोजीशन माइनस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो दूसरे इंड से निकालने के लिए क्या करते हैं उसी व्यक्ति का हम +1 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं कि +1 का क्या है, -1 कहां होगा, लेकिन क्यों होगा ये हम नहीं जानते हैं। तो क्यों का जब जवाब आप जान जाएंगे तो पूरे रैंकिंग सिस्टम में देखिएगा कि आपको +1 कहां पर होगा, -1 कहां होगा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको बताएंगे हम आपको।
-1 का भी कंसेप्ट बताएंगे कि अगर ए का टॉप से 20 है और ए का बॉटम से 15 है तो टोटल कितना होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 15 -1 कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। अब -1 यहां पर क्यों किए, क्योंकि एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम -1 किए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रैंकिंग में पूछा जाएगा, है ना। तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल चर्चा करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट है, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, है ना, कि आपका अगर दिया हुआ है, ये अगर आपका क्या है, नॉर्थ है आपका ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो आपका क्या हो गया ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्लॉकवाइज हमेशा ये राइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है। सीटिंग अरेंजमेंट से कंपेयर नहीं करेंगे इसको, यानी जो सामने होता है हमेशा नॉर्थ होता है, बैक साइड साउथ होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट होता है, राइट हैंड हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। क्लियर है। अब यहां पर जो आपका है कि क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि B इज टू द ईस्ट ऑफ A, क्या है आपका क्वेश्चन कि B इज टू द ईस्ट ऑफ A, B जो है वह A के ईस्ट में है, B इज टू द ईस्ट ऑफ A, A इज टू द नॉर्थ ऑफ C, D इज टू द साउथ ऑफ C, और D जो है वह C के साउथ में है, देन D इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B। तो बताइए कि D जो है वह B के सापेक्ष किस दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। B के किधर हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। B यानी A के ईस्ट में है, A कहाँ है, C के नॉर्थ में है, D कहाँ है, C के साउथ है, तो D जो है वह B के सापेक्ष किधर हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, है ना। तो डायरेक्शन में 3 प्रकार का क्वेश्चन, 3 तरह का क्वेश्चन आता है। एक आपको डायरेक्शन से रहेगा, एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रहेगा, और तीसरा शैडो पर यानी आपको छाया पर आधारित रहेगा। तो एक आध 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार का पूछा जाएगा। तो जो डायरेक्शन जब पढ़ाएंगे तो फिर इसकी हम चर्चा करेंगे हम, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप डायरेक्शन में भी 2 क्वेश्चन दे सकता है ना, 1 से 2 लेकर ही चलिए, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन भी रहता है। तो अब ब्लड रिलेशन जो है ये आपका 2 तरह का आता है, एक लैंग्वेज बेस्ड और एक आपका जो आता है वह कोडेड बेस्ड आता है ना। अब यहां पर मान लिया जाए कि क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है आपका, ये मान लिया जाए यह मैन है, और एक ओमेन जो है आपका, ये इसके विषय में कह रही है, His wife is the only daughter of my father. How is man related to the woman? ये महिला कह रही है इस व्यक्ति के विषय में कि इसकी पत्नी जो है, किसकी पत्नी, इस व्यक्ति की जो पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो बताइए इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है। आता है ऐसा क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को लिख कर नहीं बनाना है, इसको एकदम लैंग्वेज में ही तोड़कर इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जब हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे तो समझिए कि बहुत कम आपको कलम चलाने की आवश्यकता होगी, और जो बच्चे कलम कम चलाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन जो होगा वह सुनिश्चित होगा। ये जैन रोजगार क्लासेस
आपको ये बताने जा रहा है, इसको ध्यान में रखें, है ना। तो ये महिला इस पुरुष के विषय में कह रहे कि इसकी पत्नी, किसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी जो है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री स्वयं हो गई है महिला, यानी इसकी पत्नी कौन हो गई, ये महिला हो गई, यानी यह व्यक्ति कौन हो गया, यह इसका हस्बैंड हो गया। इसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री स्वयं महिला हो गई, यानी यह व्यक्ति जो है इस महिला का क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको जो है लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और एक क्वेश्चन इसी में आता है जो कोडेड होता है। अब कोडेड में अगर आपको ऐसा दिया हुआ रहे कि ए, है ना, यहां पर दिया हुआ रहे आपको कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, A minus B, A is the mother of B, A into B, A is the brother of B, A divide B, A is the sister of B। तो इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको यहां पर कि P माइनस क्यू प्लस आर, है ना, P माइनस क्यू प्लस आर डिवाइड T इंटू एस। तो पूछेगा कि बताइए हाउ इज P रिलेटेड टू S, P S से कैसे संबंधित है। तो यहां पर P जो है वह S से कैसे संबंधित है, तो यहां पर जो है आपका P माइनस क्यू प्लस आर डिवाइड क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू प्लस आर माइनस प्लस डिवाइड, है ना। तो यहां पर T है आपका। अब देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ क्या दिया हुआ, ब्रदर, यानी एस का भाई टी हो गया। जैसे दिया यहां पर क्या दिया कि ए गुना बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, वैसे टी एस का भाई है, भाई हो गया। भाई का फिर यह क्या हो गई, बहन हो गई, भाई की बहन यानी उसकी भी बहन, बहन का पिता दिया हुआ है, बहन का पिता यानी उसका पिता, पिता की माता यानी दादी। तो P इज द ग्रैंड मदर ऑफ S। तो कहीं कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो S का यह क्या हो गया, गुना है, तो ब्रदर हो गया। ब्रदर की सिस्टर यानी उसकी भी सिस्टर, सिस्टर का फादर यानी उसका भी फादर, फादर की मदर यानी उसकी ग्रैंड मदर। तो P इज द ग्रैंड मदर ऑफ S। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है और इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। अब है आपका 10वां चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो 1 से 3 क्वेश्चन आपको इससे भी पूछेगा, जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ को घटाव का आ गया, घटाव को गुना का आ गया, गुना को भाग का आ गया, इस पर एक क्वेश्चन आपको रहेगा। एक स्टार वाला देगा कि यहाँ पर कौन सा प्लेस पर आपका प्लस आएगा कि माइनस आएगा, डिवीजन आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। एक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1 से 3 क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में रहेंगे। अब है आपका सीरीज का क्वेश्चन, है ना। अब सीरीज के क्वेश्चन में क्या रहेगा कि यहां पर आपको एक सीरीज कोई भी दिया रहेगा, है ना। ये मैथमेटिकल सीरीज भी होगा, आपका लेटर सीरीज भी आपको दे सकता है। तो 1 से 5 क्वेश्चन आपको सीरीज से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा।
है ना, जिसमें लेटर से रिलेटेड रहेगा, आपको वर्ड से रिलेटेड रहेगा, है ना। अब जैसे मान लिया जाए यहां पर दे दिया यहां पर दे दिया गया क्या हो जाएगा, आता है ऐसा सीरीज। तो ना यहां पर कैसे सॉल्व करते, तो हमको अल्फाबेट पोजीशन हमने पहले ही कहा, तो यहां देखेंगे या तो लेटर टू लेटर देखेंगे या लेटर टू सीरीज देखेंगे हम। तो 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 15, अब 15 में 3 जोड़ देंगे 18। वैसे ही 2 में 2 जोड़ देंगे 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे 8, यानी ये आपका आ जाएगा। तो ये सीरीज है आपका, नंबर सीरीज भी रहेगा और आपको लेटर सीरीज भी रहेगा, है ना। एक आता है आपको इस प्रकार का रहेगा आपको, है ना। यहां पर फिर क्या होगा आपका, यहां पर अब यहां पर क्या हो सकता है, तो यहां पर आपका ए भी दिया हुआ है, अब बी के बाद आपका क्या दिया हुआ यहां सी, तो यहां भी सी होगा, है ना। अब यहां पर आपका बी दिया हुआ, तो बी से पहले क्या दिया हुआ ए, तो यानी ये सीक्वेंस हुआ ए बी सी और ए बी सी। तो एक सीरीज ऐसा भी आपको दिया जाएगा, इसको भी हम बताएंगे, है ना। तो 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीरीज से। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कुछ रहेंगे, कुछ आपको और भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको रहेंगे, डिस्टेंस वगैरह से भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आप समझ जाइए। डाइस और क्यूब, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब डाइस एंड क्यूब से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब मान लिया जाए कि आपको इस प्रकार का ब्लॉक दिया जाए जो अभी आता है ना। अब यहां पर दिया गया है, अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि बी के अपोजिट में क्या होगा। ओपन डाइस है आपका, तो हमेशा ओपन डाइस में याद रखिएगा जो पड़ोसी होता है, एडजेसेंट होता है, वह कभी अपोजिट नहीं होता है। तो अपोजिट जब भी होगा तो ए का सी होगा, बी का डी होगा, तो एल का क्या होगा, के होगा। जो अल्टरनेट होगा वही हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा। ऐसा भी रह सकता है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको। अब यहां पर जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, आपसे पूछेगा। अब 2 प्रकार का डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस, है ना। तो स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है कि 2 अपोजिट जो है, यानी जो पड़ोस में जो आपका जोड़ कभी भी साथ नहीं आना चाहिए, हमेशा आपका क्या आना चाहिए, जो हिडन हो उसका जोड़ साथ होगा। अब यहां पर अब हमसे अगर पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यहां पर दोनों में हमारा कॉमन क्या है, आपका दोनों में कॉमन आपका 1 है। तो यहां से ले लिए क्लॉकवाइज 1 2 3, यहां पर क्या हो गया 1 5 और 4, तो 1 का हिडन कौन हो गया 6, 2 का 5, 3 का 4, ये हो गया अपोजिट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर दोनों किसी भी 2 अंक को जोड़ेंगे तो 7 मेरा नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो क्वेश्चन दोनों प्रकार का आता है, स्टैंडर्ड डाइस भी आता है और आपका ऑर्डिनरी डाइस भी आता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन डाइस से पूछे जाएंगे। क्यूब से भी क्वेश्चन रहते हैं कि अगर 5 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसको अगर 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब से काटा जाए तो ऐसे कितने घन हैं जिनका तीनों
कलर जो है वह यानी तीनों भाग रंगा हुआ है, तो हमेशा तीनों भाग जब भी रंगा होगा उसकी संख्या क्या होगी, हमेशा 8 होगी। अगर एक भाग है तो n-2 है ना इंटू 6 होगा। दो भाग रंगा हुआ यानी नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएगा। दो भाग है तो n-2 इंटू 12 हो गया। अगर 3/1 हो गया, बड़ा क्यूब 3 है और छोटा क्यूब 1 है, तो n यानी 3 में 2 घटा 1, 1 इंटू 12, यानी आपका 2 कलर अगर पूछे जाएगा तो 12 होगा। एक कलर होगा तो n-2 इंटू 6 होगा, तो 1 गुना 6 हो गया, तो 12 6 18, 18 8 26, और एक आपका इनर क्यूब होता है तो 26 1 27, यानी 3 का क्यूब हमेशा कितना होगा, 27 होगा। तो सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब की संख्या यानी जिसका तीनों भाग रंगा हुआ हो उसकी संख्या हमेशा 8 होगी, है ना। अगर दो भाग रंगा हुआ हो तो n-2 इंटू 12 होगा। n मीन्स नंबर ऑफ क्यूब। तो इस प्रकार से आपको डाइसेंट क्यूब में क्वेश्चन रहेगा। वेन डायग्राम आपका है ना, तो वेन डायग्राम में भी आपका क्या है, दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये आपका 3 वर्ड दिया रहेगा। अब मान लिया जाए दे दिया आपको यहां पर इंडिया दिया गया, उसके बाद आपको एशिया दिया गया और बिहार दिया गया। तो आपको पता है कि अगर ये एशिया होगा तो ये इंडिया होगा, तो ये क्या होगा, ये अगर एशिया हो गया तो ये आपका इंडिया हो गया, तो ये आपका क्या होगा, बिहार हो जाएगा जो उसके अंदर है। यानी इस प्रकार का डायग्राम, यानी 3 एलिमेंट्स को डायग्राम के द्वारा आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। कैलेंडर और क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें भी आपको 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आपको, है ना। और ये जैसे दे देगा कि 5 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, है ना। या फिर दिया जाएगा कि अब जैसे हर 7 दिन पर एक सप्ताह क्या होता है, रिपीट होता है। अब अगर मान लिया जाए आज आपका 10 तारीख है, मान लेते हैं, तो आज 10 को अगर आपका क्या है, थर्सडे है, तो पूछा जाएगा कि बताइए कि अगला थर्सडे कब होगा। तो यानी उसमें 7 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 17 को क्या होगा, फिर थर्सडे होगा। यानी हर 7 पर हम उसको क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। क्लॉक में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। क्लॉक में टाइमिंग वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है आपको, है ना। तो इस प्रकार से क्लॉक और कैलेंडर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान देंगे, जब पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल इसको डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके बाद आपका क्या है, मिसिंग टर्म है। मिसिंग टर्म में आपका क्या होता है कि मान लिया जाए इस प्रकार का दिया हुआ है ग्राफ, और यहां पर आपको 4 है, 8 है ना, 16 है, तो यहां पर क्या होगा, अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, है ना। तब यहां पर देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहां पर मिसिंग टर्म में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है कि क्या हो सकता है ना। तो ये सब चीज को हम लोग ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी है आपको। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। अब ये अगर दिया गया है a ग्रेटर इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c ग्रेटर देन d। अब यहां पर है a ग्रेटर देन d होगा, दूसरा है a बराबर d होगा। क्या हो सकता है, तो बेसिक कंसेप्ट हमारा जानना है। d से बड़ा अगर c है, c के बराबर b है, b से बड़ा या बराबर a है, तो a हमेशा d से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन a d के बराबर नहीं होगा। तो पहला कैलकुलेशन आपका क्या होगा, कंक्लूजन आपका सही होगा। तो एक क्वेश्चन आपका तय जान जाइए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको
टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी से पूछा जाएगा, है ना। साइलोजिज्म है आपका, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे रहता है ऑल पेपर्स आर बुक। अब मान लिया जाए दिया गया है ऑल पेपर्स आर बुक और ऑल बुक्स आर पेन, तो बिना कलम चलाए गोल गोल किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, तो ऑल पेपर्स आर पेन ये कंक्लूजन हो गया। मिडिल टर्म दोनों में कॉमन है ना, तो कंक्लूजन क्या हुआ, ऑल पेपर्स आर पेन। फिर सम पेन्स आर पेपर हो गया, सम पेपर्स आर पेन हो गया, सम बुक्स आर पेपर, सम पेपर्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक, सम बुक्स आर पेन। तो इस प्रकार से कंक्लूजन को हम निकालेंगे। ये अभी आपको समझ में उतना नहीं आएगा, क्योंकि जब इसका बेसिक हम आपको बताएंगे पूरा कंसेप्ट, तो फिर आपको ये भी बताएंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपको कोर्स ऑफ एक्शन है, जहां पर डिसीजन लेना होता है। उसके बाद एजम्पशन, हिडन मीनिंग, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको आप कह नहीं सकते हैं। एजम्पशन हो गया। कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट को कन्फर्म कर दे उसको कंक्लूजन कहेंगे। तो इस प्रकार से लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में भी 1 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। फिर इसमें आपका और भी है। अब ये आपका नॉन वर्बल है। सीरीज से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से भी 1, क्लासिफिकेशन से 1 जब भी देगा इसमें, तो एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इतनी सी बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यही आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको बीएसएससी और आपको एईडीओ के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले आज का जो टास्क है कि आप लोग कल क्या करके आएंगे, चूंकि कल हम क्लास शुरू करेंगे, इसमें आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो आप इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट याद कर लेंगे, तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मजा आएगा। और बिना कलम चलाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम सिखाएंगे आपको। तो आइए कल फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। और आज के सिलेबस में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत डिटेल हम डिस्कस, आपको लास्ट में कुछ चैप्टर को हमने बहुत शॉर्ट में लिया, क्योंकि अगर सिलेबस को डिस्कस करने लगे तो आपको समय आपका ज्यादा लग जाएगा, क्लास भी शुरू करना है। तो जो आपका स्टार्टिंग का था वो चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाद का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आते हैं और आते ही हैं। लेकिन ये सब है कि जब क्लास में हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको कंसेप्ट के साथ बताएंगे, तो आपको क्वेश्चन को समझने में, बनाने में आपको क्या होगा, आसान होगा। आज केवल इतना था कि सिलेबस क्या है और हमको क्या पढ़ना है, आज उसी की चर्चा हमने की। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में जब आप आएंगे तो पूरे तैयारी के साथ आएंगे और यह सोच कर आएंगे कि हमको जैन रोजगार क्लासेस से हमको रिजल्ट लेना ही लेना है। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो जैन रोजगार क्लासेस निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी, है ना। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, एक अच्छी शुरुआत करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी एक नई आशा के साथ आप क्लास कल आएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।